हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। आप प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं, सिलेबस दे हैव स्टार्टेड फीडिंग। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि समटाइम्स बच्चे पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि उन लोगों को प्रॉपर एग्जामिनेशन अप्रोच पता नहीं होता। दैट्स व्हाई दे लैक अ लॉट ऑफ मार्क्स। सो एज वी समटाइम्स से कि 9 सब्जेक्ट है तुम्हारे सीएसआर में पढ़ने लायक। देयर आर टोटल 9 सब्जेक्ट, बट यू डोंट हैव टू रीड ऑल द 9 सब्जेक्ट्स। तुम्हें पूरे के पूरे 9 सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर 9 सब्जेक्ट्स की बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मतलब एमएमपी, मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास है क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद है हमारे पास ईएमटी। ये 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स 5 सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद आता है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। ओके, आई शुड मेंशन वन सब्जेक्ट ओवर हियर आल्सो, that is statistical mechanics, SM. Then atomic and molecular physics, after that condensed matter physics, and then we have nuclear physics. So all these 9 subjects we have: mathematical methods in physics, classical mechanics, quantum mechanics, EMT, electronics, statistical mechanics, atomic and molecular physics, condensed matter physics, nuclear physics. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, total 9 subject in your physics. तो ये जो तुम फिजिक्स में ये 9 सब्जेक्ट को फेस कर रहे हो, तुम कोई भी एग्जाम देने के लिए जाओ, आइदर यू आर गोइंग फॉर सीएसआई और गेट एग्जामिनेशन और जेस्ट एग्जामिनेशन और टीआईएफ एग्जामिनेशन, कहीं पे भी तुम जाओ, ये 9 सब्जेक्ट को तुम्हें फेस करना है। अब कभी कभी बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमें ये 9 के 9 सब्जेक्ट पढ़ने हैं? क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम अगर एक दो सब्जेक्ट छोड़ दें तो भी हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है, तो भी हमारा रैंक बहुत बढ़िया हो सकता है? और अगर हम लोग छोड़े तो कौन सा सब्जेक्ट हमें छोड़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट टफ है हमें नहीं करना चाहिए, या आप कितना भी पढ़ लो उस सबसे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्वेश्चन हम एग्जाम वाले बैठ के नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? दैट समटाइम्स concerns the students ki which are the subjects which you should choose. Those are scoring, and at the same point of time they hold a great deal of marks in examination. एक तो इजी होना चाहिए, नहीं ठीक ठाक इजी है, अगर मेहनत से पढ़े तो हो जाएगा वो सब्जेक्ट। दूसरी बात, ग्रेट डील ऑफ मार्क्स को कैरी करता है। तीसरी बात, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं आते। तो ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो इसके विचार हम लोग कर सकते हैं ओनली आफ्टर वी नो अबाउट द वेटेज, कि कितना वेटेज आ रहा है। उसके बाद हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है कि कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, कौन सा सब्जेक्ट थोड़ा आसान है। तो उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर एक डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग शुरू करें कि टॉपिक वाइज अगर हम लोग एनालिसिस करें, तो हमारे पास एक डेटा है, and according to that data we can start. So initially I would like to write here topics, topics. So here I would like to write topics. टॉपिक्स में तुम्हारे पास सबसे पहले आता है एमएमपी, जो कि मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स, देन क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी, क्वांटम, देन क्लासिकल मैकेनिक्स, then I can write EMT, then I can write quantum mechanics, QM. उसके बाद थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मैं सिर्फ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लिख रहा हूँ एसएम, जो कि थर्मोडायनामिक्स के साथ इंक्लूडेड ही है। उसके बाद तुम्हारा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, and then I have after electronics I have a little bit of questions from like experimental methods एक है, इसके साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स को वो ऐड कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इसके साथ ही मैं इसको ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आई हैव एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, atomic and molecular physics, then we have condensed matter physics, and then we have nuclear physics. तो ये जो हमारे पास टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किस किस ईयर में कैसे कैसे मार्क्स आए हैं वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो अगर हम लोग एटलीस्ट शुरू करें फ्रॉम दिसंबर, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम लाइक दिसंबर, तो आई कैन राइट फ्रॉम दिसंबर 2018। 2018 में कितना क्वेश्चन आया था? फिर जून 19 में कितना क्वेश्चन आया था? जून 19 में कितना क्वेश्चन आया था? जून 2019 में कितना क्वेश्चन आया था? उसके बाद दिसंबर 2019 में कितना क्वेश्चन आया था? 2019 में कितना क्वेश्चन आया था? उसके बाद नवंबर 2020 में कितना क्वेश्चन आया था? और उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो जून
2021 में कितना क्वेश्चन आया था। तो अगर हम लोग क्वेश्चन के ट्रेंड को फॉलो करें तो हम देख सकते हैं कि मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स से दिसंबर 2018 में क्वेश्चन का नंबर है 9 क्वेश्चन आए थे। जून 2019 में भी 9 क्वेश्चन आए थे। दिसंबर 2019 में भी 9 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद नवंबर 2020 में 7 क्वेश्चंस आए थे एंड जून 2021 में 8 क्वेश्चंस आए थे। अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो हमारे पास जो डेटा है दैट इज 7 8 5 10 8 7 8 5 10 8 दैट्स द डेटा। उसके बाद अगर हम लोग ईएमटी की बात करें तो 6 5 8 7 9 6 5 8 7 9। If I talk about quantum mechanics, then 8, 9, 8, 8, 10. 8, 9, 8, 8, 10. And if I talk about statistical mechanics, the number of questions which came from statistical mechanics and thermodynamics is 6, 8, 7, 6, 6. 6, 8, 7, 6, 6. If I talk about then electronics and experimental methods, so 8, 7, 6, 7, 4. 8, 7, 6, 7, 4. If I talk about atomic and molecular physics, the question I have 4, 4, 3, 4, 1. 4, 4, 3, 4, 1. If I talk about condensed matter physics, the number of questions are 4, 2, 4, 3, 5. 4, 2, 4, 3, 5. If I talk about nuclear physics, the number of questions are 3, 3, 5, 3, 4. 3, 3, 5, 3, 4। अगर तुम इन सारे क्वेश्चंस के टोटल करोगे तो तुम्हें हमेशा यहाँ से क्वेश्चन के टोटल नंबर्स आ जाएंगे 55, जो तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, पार्ट बी एंड पार्ट सी को मिला के। पार्ट बी एंड पार्ट सी को मिलाकर अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हारे 55 आएंगे। तो भाई तुम खुद देखो कि ये जो 9 सब्जेक्ट हैं इसमें से मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का अगर तुम ट्रेंडिंग देखोगे तो 9 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चंस, तो लगभग 8 के अराउंड क्वेश्चन रहता ही है। 8 के क्वेश्चन अराउंड रहते ही है मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है सिलेबस है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। अब यहाँ पे देखो हर चीज नहीं पढ़नी होते हैं। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है, मैट्रिक्स हर साल एक क्वेश्चन रहता है, डिफरेंशियल इक्वेशन हर साल एक क्वेश्चन रहता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस ऑल्टरनेट आते रहते हैं, फूरियर से आया नहीं तो लैप्लेस से आया, फूरियर सीरीज से आया, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, न्यूमेरिकल मेथड से क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर बार एक नए क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा ग्रुप थ्योरी है, टेंसर है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। इन 3 चैप्टर में से कोई ना कोई एक चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल फंक्शन जिसमें तुम्हारा लेजेंडर पॉलिनोमियल हो जाए या बेसल फंक्शन हो जाए या हार्मोनिक पॉलिनोमियल हो जाए, इनसे एक नए क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर इस सब्जेक्ट को तुम अच्छे से पढ़ लो, इस सब्जेक्ट को तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, अगर इस सब्जेक्ट को तुम अच्छे से पढ़ लो तो इस सब्जेक्ट से मार्क्स एटलीस्ट 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यहां से तुम्हें 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन तो तुम्हें आ ही जाएंगे। तो इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को देखें तो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है, मतलब तुम्हारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशनल डायनामिक्स, फिर तुम्हारे कोलिजन वगैरह, ये सब जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है। जो क्वेश्चंस है, आई एम नॉट सेइंग इट टफ है, जो क्वेश्चंस है वो डेफिनेटली तुम क्लास 11 से सॉल्व करते हुए आ रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे पास वो नोन क्वेश्चंस होते हैं, बट क्वेश्चन के जो डिफिकल्टी लेवल है दैट कैन वेरी फ्रॉम इजी टू वेरी वेरी टफ, जो कि हम लोग टीआईएफआर के क्वेश्चंस में देख सकते हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स यूजुअली न्यूटोनियन मैकेनिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी-कभी हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो उसको अटेम्प्ट करके आते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो टीआईएफआर या जेएसटी क्वेश्चन में क्लासिकल मैकेनिक्स के न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाले पोर्शन से अटेम्प्ट करके आने वाले क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। बट अगर उस पोर्शन को हम छोड़ के बाकी पोर्शंस देखिए, जस्ट लाइक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, फिर उसके बाद तुम्हारा जनरेटिंग फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर कॉन्जर्व्ड क्वांटिटीज, फिर तुम्हारा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो हर साल, तो कोई भी एग्जाम करके देख ले, गेट का एग्जाम देख, सीएसआईएन का एग्जाम देख, तू टीआईएफआर का एग्जाम देख, जेस्ट का एग्जाम देख, हर साल एक क्वेश्चन फ्रॉम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक क्वेश्चन फ्रॉम सेंट्रल फोर्स होगा ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन से क्वेश्चन है, हैमिल्टोनियन दे दिया, लैग्रेंजियन निकालो, लैग्रेंजियन दे दिया, हैमिल्टोनियन निकालो, एक टर्म दे दिया, बोलेगा कौन कौन से क्वांटिटीज कॉन्सेप्ट है,
दो हमारे ट्रांसमिशन एरिया पूछा गया केमिकल है या नहीं, एक ट्रांसमिशन एरिया पूछा गया जेनरेटिंग फंक्शन क्या है। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जाम्स में आती रहती है, और ये अगर तुम सच में मानो तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन सब पार्ट से, बहुत आसान भी है, अगर थोड़ा सा पढ़ लो फॉर्मूला याद कर लो तो हो जाते हैं। तो इसलिए क्लासिकल मैकेनिक्स अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला पार्ट हम छोड़ दें तो एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स में से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। हालांकि क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन का जो वैल्यूएशन है वो चेंज होता रहता है, जैसे कि 7 या 8 फिर 5 फिर 10 फिर 8, लाइक दिस वे इट चेंज वैरीज। बट मैं कहूंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स से जो एडवांस्ड क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पोर्शन है वो तुम करके ही जाओ। उसके बाद अगर तुम ईएमटी के बारे में देखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा, ये सच में थोड़ा सा टफ भी है और इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा ह्यूज है, ये आसान नहीं है, बट अगर तुम मेहनत से पढ़ो तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आता है। सारे के सारे जानी पहचानी क्वेश्चंस याद है। कोई अगर 11 12 के बुक का इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने पढ़ ले, उसके बाद वो यहाँ से सीएसआर में से बाउंड्री वैल्यू कंडीशन इमेज प्रॉब्लम पढ़ ले, एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं, हर साल सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। ग्राफ या डायपोल के ऊपर क्वेश्चन, मल्टीपल एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन, फिर इमेज प्रॉब्लम, फिर बाउंड्री वैल्यू, वही सेम चीजें, घिसी पिटी सी चीजें, पोटेंशियल निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, सेम चीजें आते हैं। मैग्नेटोस्टैटिक्स भी सेम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के एक टाइप के क्वेश्चन है कंडक्टिंग मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ डाइलेक्ट्रिक, इन अ फ्री स्पेस, फ्रेनेल्स इक्वेशंस, रेडिएशन, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इन रिलेटिविटी, देन गॉस ट्रांसफॉर्मेशन, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कूलॉम गॉस क्या होता है, लॉरेंज गॉस क्या होता है, उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन। तो अगर ये तुम पढ़ लो अच्छे से, तो यहाँ से तुम अगर देखो क्वेश्चन का ट्रेंडिंग 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे पार्ट सी में ज्यादा होते हैं। पार्ट बी में भी होते हैं, तो डेफिनेटली जो तुम्हारा वेटेज कैरी करता है वो बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो ईएमटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो एडवांस्ड वाला पोर्शन है, मैं कहूंगा बच्चों को ये वाला पोर्शन जस्ट बहुत अच्छे से करें। न्यूटोनियन वाला पोर्शन अगर तो इतना ज्यादा अच्छे से ना भी करें तो भी चल जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही है। क्वांटम मैकेनिक्स अगर तुम देखोगे तो डेफिनेटली 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। अगर तुम परटर्वेशन पढ़ के जाते हो, वेरिएशनल पढ़ के जाते हो, तुम अगर स्कैटरिंग पढ़ के जाते हो, तुम अगर एंगुलर मोमेंटम पढ़ के जाते हो, 3D पोटेंशियल, 1D पोटेंशियल पढ़ के जाते हो, तो कौन रोक सकता है क्वांटम मैकेनिक्स से मार्क्स। सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो, नहीं तो स्कैटरिंग से आएगा तो डेफिनेटली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड निकालो, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकालो, परटर्वेशन से आएगा तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वेव फंक्शन। डीजेनरेट परटर्वेशन थ्योरी से एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी से प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टाइप्स है ये बहुत आसान है। मैं तो मानता हूं क्वांटम मैकेनिक्स से आसान सा सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। अगर अच्छे से पढ़ो पूरा का पूरा 8 से 8 क्वेश्चन, 9 से 9 क्वेश्चन, या 10 से 10 क्वेश्चन करके आ सकते हो। पार्ट सी में भी अच्छा क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब पार्ट बी में भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि तुम छोड़ के ना हो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इजी आल्सो, वेरी स्कोरिंग। उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत स्कोरिंग है। अगर तुम पार्टीशन फंक्शन निकाल लो, पार्टीशन फंक्शन से वेरियस थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज कैसे निकालते हैं वो जानना सीख लो। फिर तुम कैसे बोसोनिक पार्टिकल को, फर्मियोनिक पार्टिकल को, क्लासिकल पार्टिकल को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में अरेंज करना होता है वो सीख लो। उसका एक फार्मूला आता है, उस फार्मूले से हो जाता है। फिर उसके बाद तुम अगर सीख लो कि हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन फॉर फर्मियोनिक सिस्टम, फॉर बोसोनिक सिस्टम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर पढ़ लो, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन अगर पढ़ लो, तुम अगर डुअल स्टार पढ़ लो, फिर ये सब चीजें ही हैं। इसके अलावा कुछ चीजें एक्स्ट्रा नहीं है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस पढ़ लो, थर्मोडायनामिक्स तो फर्स्ट क्लास सेकंड तुम लोग पढ़ते ही आ रहे हो, लाइक फ्रॉम योर क्लास 11 12, तो उससे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर इतना एफर्ट तुम दे लो तो डेफिनेटली हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन फॉर केमिकल एनसेम्बल, फॉर ग्रैंड केमिकल एनसेम्बल, फॉर माइक्रो केमिकल एनसेम्बल, अगर इतना तुम कर लेते हो तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है लगभग लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यहाँ पे देखो 6 8 7 6 6, तो ये जो क्वेश्चन का ट्रेंडिंग है तो 6 से 7 क्वेश्चन हम मान के चल सकते हैं। अगर पढ़ लो तो ये क्वेश्चन ये भी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अनदर इंपॉर्टेंट एंड इजी सब्जेक्ट। तो एक क्वांटम मैकेनिक्स बोल दिया बहुत आसान है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स बहुत आसान है, ईएमटी थोड़ा लेंथी है, लेकिन मेहनत से प्यार से पढ़ो तो ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारा हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट, लवली सब्जेक्ट। मैथमेटिकल मेथड्स इन फिजिक्स सारे पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन चूजी हो गया अगर थोड़ा सा अच्छे से चीजें पढ़ लो, जैसे कि तुम्हारा ग्रुप थ्योरी हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तुम्हारा स्पेशल फंक्शंस हो गया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, फिर तुम्हारा न्यूमेरिकल मेथड्स हो गया, फिर तुम्हारा फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैट्रिसेस हो गया जिसको लीनियर अलजेब्रा कहते हैं, फिर वेक्टर्स हो गया। ये सब चीजें अगर पढ़ लो तो मैथमेटिक्स से भी नंबर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड्स,
बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। मैं जब अपने टाइम पे इसके साथ गया था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स छोड़ के गया था, सो आई लेफ्ट दिस एंटायर सब्जेक्ट। पर आप देख सकते हो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है, जस्ट लाइक अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे ऑप-एम्प वगैरह हमेशा अच्छा लगता था, ऑप-एम्प के क्वेश्चंस, तो फिर तुम्हारा बीजेटी, एफईटी, ये सब मुझे हमेशा अच्छा लगता था। उसके लिए बॉल स्ट्रीट नेशनल्स की एक बुक है, अगर तुम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहते हो तो बॉल स्ट्रीट नेशनल्स की इज द बेस्ट बुक यू शुड ऑलवेज रीड। तो बॉल स्ट्रीट नेशनल्स की तुम पढ़ के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे लगते हैं, वो लोग टाइम के क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब चीजें वो लोग अच्छे से करते हैं। तो इन दैट केस इफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, देन डेफिनेटली गो फॉर इट, देयर इज नो बाउंड्री। उसके बाद अगर हम लोग आए तो ये जो तीन सब्जेक्ट है ये एडवांस्ड फिजिक्स में आते हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे सब्जेक्ट है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें मैं बोलूंगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हमेशा 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो पार्ट सी में होते हैं, मतलब 15 से 20 मार्क्स पार्ट सी में होते हैं और बहुत आसान होते हैं। मतलब इतना आसान तुम कहीं पे नहीं देखोगे, तुम पढ़ के जाओ, फॉर्मूला तुम्हें याद है, तो इससे क्वेश्चन से छोड़ के आने का 1% भी चांस नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और सारे के सारे बच्चे करके आते हैं। तो ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दिस इज वेरी वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये तुम कभी भी नहीं छोड़ सकते। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स थोड़ा टफ है मैं कहूंगा, बट अगर बच्चे अच्छे से पढ़े, थोड़ा सा मेहनत करे, तो ये तुम्हारा लाइक मॉडरेट है। टफ है, मॉडरेट है, अगर पढ़ो मन लगा के तो ये हो सकता है। तो हमेशा तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चंस रहते ही हैं, पार्ट सी में रहते हैं, तो 15 से 20 मार्क्स इस सब्जेक्ट से होता है। तो कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स थोड़ा लेंथी है, मॉडरेट, इजी और टफ मिला के है। ऐसा है कि अगर तुम बहुत ज्यादा पढ़ के जाओ लेकिन एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया लैटिन बायोलॉजी से जो तुम्हारा क्रिस्टलोग्राफी से जो तुमसे बन के नहीं आ पाया, ये हो सकता है। ये क्वेश्चन मॉडरेट बोलूंगा ये सब्जेक्ट को मैं, ना बहुत ज्यादा टफ है ना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत लेंथी भी है। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स सिलेबस बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा अगर मन लगा के पढ़ोगे तो हो सकता है 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में तुम 2 क्वेश्चन करके आ जाओ। 2 क्वेश्चन मतलब पार्ट सी में आ जाओ तो 10 मार्क्स। तो डेफिनेटली ये तुम्हें पढ़ना चाहिए, छोड़ के नहीं आना चाहिए। न्यूक्लियर फिजिक्स ये जो सब्जेक्ट है ये टफ है, ये जो सब्जेक्ट है टफ है। अब इससे क्वेश्चन इजी देंगे या टफ देंगे, वो जो क्वेश्चन बना रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर न्यूक्लियर फिजिक्स बहुत सारे लोग बोलते हैं इजी है, क्योंकि बट तो अगर बोल रहे हैं कि इजी है तो उनको न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ नहीं पता। क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड होकर न्यूक्लियर फिजिक्स में जो तुम्हारे वो क्या बीटा सिलेक्शन रूल्स, अल्फा डीके सिलेक्शन रूल्स, गामा डीके के लिए जो तुम्हारे पैटर्न्स होते हैं, वो सारी चीजें। फिर तुम्हारे पास लाइक आई कैन नॉट से लाइक इतने टफ टफ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं इस सब्जेक्ट से। उसके बाद अगर तुम देखोगे थोड़ा बहुत जो तुम्हारा पार्टिकल फिजिक्स है वो वाला पार्ट आसान है। अगर तुम्हें दिया जा रहा है कि रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन में तुम कैसे देखोगे कि कौन सा वाला रिएक्शन हो सकता है, कौन सा वाला रिएक्शन नहीं हो सकता है। फिर तुम्हारे कंजर्वेशन रूल्स लगाना, कंजर्वेशन रूल्स में बहुत सारे रूल्स हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, स्पीड कंजर्वेशन, तो फिर तुम्हारा टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, पैरिटी कंजर्वेशन, इन सब जगह से अगर क्वेश्चन दे दिया, क्वाड्रुपल मोमेंट टेंशन निकालना, क्वाड्रुपल मोमेंट वगैरह निकालना अगर दे दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना अगर दे दिया, अगर बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, अगर इजी पेपर आ रहा है, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला आ रहा है तो ठीक है, वरना यहाँ से क्वेश्चंस बहुत टफ आ सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो मैं इसको टफ बोलूंगा। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत मेहनत करके पढ़ के गए, बहुत कुछ करके गए, लेकिन लास्ट में एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो उस टाइम पे हो सकता है कि तुझे उस क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स दे तू करके आ, बट उस टाइम पे एग्जाम हमें कम टाइम में तुझसे सॉल्व नहीं हो पाए। तो आई वुड से दिस सब्जेक्ट इज बिट टफ। तो अगर हम टफ को छोड़ दें, तो अगर देखिए ईएमटी है, क्वांटम है, एसएम है, सीएमपी, एटॉमिक फिजिक्स है, कितने हुए 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट यहाँ पे है। यहाँ से क्लासिकल मैकेनिक्स का एडवांस पोर्शन, मैथमेटिक्स का पूरा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो 5 एंड दिस टू 7, तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स अगर हम इतना करके जाए तो डेफिनेटली हमारा एग्जाम अच्छा होगा, अच्छा होगा। बट हाँ, इतने सब्जेक्ट हमारे एकदम अच्छे से ग्रिप में होना चाहिए, रिवीजन अच्छा होना चाहिए, मॉक टेस्ट बार बार देके देखो कि कौन कौन जगह से क्वेश्चन आने में तुम्हें दिक्कत है, कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो अगर कोई बच्चा इतना सब पढ़ के जाए तो आई थिंक उसका सीएसआर का एग्जाम या गेट का एग्जाम या जेस्ट का एग्जाम या टीआर का एग्जाम, कोई भी एग्जाम दे उसका एग्जाम अच्छा ही। तो these are the subject which you should prepare and these are the subject you should choose accordingly, कि ये जो मैंने सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिया है वो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, और मैंने थोड़ा बहुत मार्क्स को भी देखा, उसके देखते हुए मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया। अगर तुम्हारे पास कोई और सब्जेक्ट्स है, अगर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, अगर तुम बहुत बढ़िया हो इस सब्जेक्ट में, तुम बहुत अच्छे सॉल्व कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर तुम एमएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशल पेपर था तो डेफिनेटली तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छे होगे। तुम्हारा क्लासिक न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, तुमने डेफिनेटली तुम फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में फोड़ दोगे। तुम्हारा अगर न्यूक्लियर फिजिक्स में तुमने बहुत टाइम दिया है, अगर मान लो कि तुम्हारा एमएससी का प्रोजेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर था तो डेफिनेटली तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छा होगा।
तो यू कैन गो फॉर द सब्जेक्ट, बट ऐसा है कि बहुत ग्रेट डील ऑफ टाइम देने के बाद भी, डिवोट करने के बाद भी एग्जाम में अच्छे ऐसे एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं जो बच्चे उस टाइम पे करके ना आ पा रहा हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर तुम ये सारे सब्जेक्ट चूज करते हो जिसमें मैंने स्टार बिठाया है, तो दोस आर एक्चुअली सेफ सब्जेक्ट्स टू चूज एंड दीस आर आल्सो स्कोरिंग. So in accordance with that, you can carry out your preparation. If there is any issue, you can definitely raise. We are here to solve you. Comment section में मुझे बताओ कि तुम्हारा perception क्या है about choosing of subject and their mark schemes. तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट पसंदीदा सब्जेक्ट है and which subject you are taking for your preparation. बाकी best of luck for your preparation. Thank you very much. And we will meet soon in the next class. Okay, so आज के सेशन के ऊपर हम लोगों ने यही डिस्कस किया कि कौन कौन सा सब्जेक्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए. तो मेरे हिसाब से एमएमपी क्लासिकल मैकेनिक्स आई विल पुट 2 स्टार ओवर हियर. एमएमपी क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी क्वांटम स्टैटिक, एएमपी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स एंड कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये सारे सब्जेक्ट बच्चों को करना ही चाहिए. क्लासिकल मैकेनिक्स का एडवांस वाला पोर्शन लाइक लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टनियन मैकेनिक्स, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जनरेटिंग फंक्शंस, कॉन्सेप्ट क्वांटिटीज, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सेंट्रल फोर्स, ये करना ही करना चाहिए बच्चों. यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं और स्कोरिंग का पार्ट भी है. ठीक है, तो अगर इतना तुम कर लोगे तो आई थिंक फिर देन स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा क्वेश्चन आते हैं और बहुत स्कोरिंग भी है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमेशा. तो ये अगर कोई कर लेगा तो आई थिंक बच्चे का मार्क्स कोई नहीं रोक सकता. ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गो अहेड, मूव फॉरवर्ड. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. तो मैं क्लास को यहाँ पे खत्म करता हूँ एंड वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट सेक्शन. थैंक यू वेरी मच.